तो हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं आर के लिए। लेकिन हम लोग के पास एक क्वेरी ये आ रही थी कि कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि कौन से वंश पहले थे या रूलर बाद में थे या कौन समकालीन था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है सबको समझने में, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास मतलब होता है इतिहास, मतलब ऐसा ही लिखा गया था, ऐसा ही बताया गया था, या इस तरह के इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे। ठीक है, तो कुछ वो जो पूर्व में हो चुके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको स्टडी करने को ही इतिहास बोलते हैं। अब इतिहास 3 तरीके का होता है बेसिकली। एक होता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला, जैसे स्टोन एज में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद एक होता है जो लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, जैसे कि हमारा सिंधु सभ्यता। हमारा सिंधु सभ्यता जो है वो उसका लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है लेकिन आज तक उस कूट भाषा को कोई समझ नहीं पाया है। और तीसरा है जिसका लिखित साक्ष्य भी है और उसको हम समझ भी पा रहे हैं, जैसे बाकी सारे आर्य से लेके महाजनपद से लेके वैदिक काल से लेके पूरा, ये पूरा 3 तरह का इतिहास होता है। इसलिए तो हम लोग शुरू करते हैं स्टोन एज से। स्टोन एज या पाषाण काल या पाषाण काल। पाषाण काल 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में कोई बहुत बड़ा मानव सभ्यता का कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हुआ, इस वजह से इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तो इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि लोग पहले पुरा पाषाण मध्य पाषाण काल में क्या होता था कि पत्थरों से औजार बना करके जानवरों को मारते थे, उसे वो खाते थे। ठीक, नव पाषाण और घुमक्कड़ी प्रजाति के थे, लोग घूमते रहते थे जंगलों में और मार के खाते थे, ऐसे उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन जब जैसे ही नव पाषाण काल में हम लोग घुसते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आता है कि हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का साक्ष्य मिलने का मतलब ये हुआ कि अब लोग एक जगह रुक करके अपना जीवन यापन करने लगे हैं, एक जगह रुक करके घरों में रहने लगे हैं। ठीक है, जब घर में रहेंगे तो पास खेत होगा तो उसको छोड़ के जाएंगे नहीं, तो एक परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे लोगों का एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई रहने की। तो ये कम्युनिटी, ऐसा सवाल आता है कि पहली लिविंग कम्युनिटी कहाँ पे पाई गई, जो एक तरह का गांव था, बस्ती थी, तो महलगढ़ में पाई गई। ठीक है, क्यों महलगढ़ में पाई गई? क्योंकि महलगढ़ में एग्रीकल्चर पाया गया, सबसे पहला साक्ष्य जो मिला महलगढ़ में पाया गया। लेकिन अगर सवाल में लहुरा देव है, संत कबीर और नगर वाला लहुरा देव, तो लहुरा देव को आंसर मारना है। ठीक है, इस तरह के थोड़े कमीशन थोड़ा सा खेल करता है कि लहुरा देव भी ऑप्शन दे देगा, महलगढ़ भी दे देगा, तो आपको लहुरा देव मारना है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो महलगढ़ मारना है। ठीक है, तो तीन एक चीज और पाई गई, एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई गई। पशुपालन जिसको बोलते हैं, पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन पाया गया, घर पाया गया, परमानेंट सेटलमेंट, लोग रहने लगे, कम्युनिटी पाई गई, और एग्रीकल्चर पाया गया, कृषि पाई गई, कृषि के साक्ष्य पाए गए। तो कौन कौन से, जो अगर पहले पूछेगा कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला तो लहुरा देव। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं तो महलगढ़ होगा आंसर, संत कबीर नगर में। तो यूपी स्पेशल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? चावल के साक्ष्य तो कोल्डिवा प्रयाग में है, प्रयागराज कोल्डिवा में पाया गया, कोल्डिवा में। ठीक है, कोल्डिवा चावल का पाया गया। और गेहूं कपास का कहाँ पाया गया? महलगढ़ में। तो महलगढ़ में बहुत सारी चीज पाएगी, इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन महलगढ़। ठीक है, तो इसलिए महलगढ़ आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि एक बस्ती कहाँ पाई गई, लोगों की बस्ती, तो वो महलगढ़ में पाई गई थी। और पशुपालन भी पाया गया था नव पाषाण काल में। तो ये 3 बहुत मेन अचीवमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन का। उसके बाद हम आगे चलते ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग मतलब चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि मनुष्यों द्वारा, ह्यूमन के द्वारा सबसे पहला जो धातु प्रयोग किया गया, कौन सा किया गया? कॉपर। इसी वजह से इस एज को चालकोलिथिक एज बोला जाता है। इसी वजह से इस एज को चालकोलिथिक एज या कॉपर एज बोला जाता है। हम आगे चलते हैं। फिर क्या है? ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। इसी कांस्य युग में सिंधु सभ्यता पनपी थी। इसी कांस्य युग में हिंदू सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जन्म होता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज किससे किससे बनता है? कॉपर एंड टिन से, कॉपर से और टिन से। ठीक है, ये बता चुके हैं। वैसे कॉपर हमारे पास पहले ही से था, और कॉपर क्यों पहले से था? क्योंकि जो कॉपर था वो कहाँ निकाला था? खेतरी यात्री राजस्थान, उसी खेतरी से ही सिंधु सभ्यता के लोग कॉपर निकाल कर लाते थे। ठीक है, उसी खेतरी से। ठीक है,
खेतरी कहाँ पे, राजस्थान में। और टिन कहाँ से आता था, टिन आता था अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से टिन आता था, और कॉपर आता था खेतरी राजस्थान से, उससे मिलाकर बनाते थे लोग ब्रॉन्ज, इसीलिए इसको कांस्य युग बोला जाता है। आगे चलते, अब आयरन एज आ गया। अब आयरन एज आ गया तो एक ट्रिक है छोटी सी CBI की, मतलब C फॉर कॉपर, B फॉर ब्रॉन्ज एंड I फॉर आयरन। इसलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश में पढ़ने का ये फायदा होता है, आप हिंदी में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ट्रिक बनाना हो तो इंग्लिश में ट्रिक बनाइए, क्योंकि ट्रिक आसानी से बन जाती है, एकदम चुटकियों में बन जाती है, वो इंटरेस्टिंग बन जाती है ताकि याद रहे। तो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज, ये 3 एज आई CBI, ठीक। आयरन एज, अब सोचिए जब आयरन मिल गया, अगर आपको आयरन मिल जाएगा तो क्या होगा, आपके पास बहुत कुछ करने की क्षमता आ जाएगी, आपको जंगल काटने की क्षमता आ जाएगी, आपको और बड़े स्तर पे खेत जोतने की क्षमता आ जाएगी, और बहुत सारी लड़ाई लड़ सकते हैं आपको अगर लोहा मिल जाएगा तो आप तलवार बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब क्या हुआ, जब आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, तो लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिया। जैसे कि इंडिया क्या एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, जंगल बहुत होते हैं, जब बारिश अच्छी होगी तो जंगल होंगे ज़्यादा, जंगल ज़्यादा होंगे तो जो जानवर होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे हाथी वगैरह, और हाथी का इस्तेमाल और घोड़े का इस्तेमाल होता था लड़ाई लड़ने के लिए। तो जंगल साफ करने लगे, जंगल साफ करते करते एरिया कैप्चर करने लगे। हर राजा इस उसमें आ गया कंपटीशन में कि हम जंगल साफ करेंगे और एरिया कैप्चर करेंगे। तो ये आयरन एज इस तरह से डेवलप हुआ। आयरन एज के बाद वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति का जन्म होता है, ठीक है। वैदिक संस्कृति वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़ करके जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है उसको त्राई बोला जाता है। इसके बाद वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। तो अगर सवाल आता है आयरन एज, आयरन का इस्तेमाल किस एज में हुआ था, तो वैदिक संस्कृति में नहीं हुआ था। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं ना आयरन युगों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही लोहा इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, ठीक है। तो आयरन एज में 2 है, एक वैदिक संस्कृति है, उत्तर वैदिक संस्कृति है। हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ, ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ी जाती है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, जो लोग जंगल साफ कर रहे थे और जंगल साफ करके जानवरों को पकड़ रहे थे, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, जिसको इस्तेमाल किया था कि किसमें, आर्मी में। तो ये सब इसके मदद से क्या आया, किसका जन्म हुआ, महाजनपद काल में क्या होता था, हमने बताया था जन और पद, जन मतलब लोग और पद मतलब पैर। तो जहां जहां लोग इकट्ठा हुए, एक लिविंग कम्युनिटी बनाई, रहने लगे, बस्ती बनाना शुरू कर दिया, आसपास को जंगलों को साफ करने लगे। तो क्या हुआ, जब जंगल साफ किया तो उनके पास आर्मी के लिए क्या हुआ, एक हाथी आया, घोड़ा आया, इकट्ठा करने शुरू कर दिया, लोहे से औजार बनाना शुरू कर दिया, लोहे से तलवार बनाना शुरू कर दिया। तो यही जनपद मिल करके एक क्या बनाया, जनपद, जहाँ पे लोग रहते थे। एक जनपद ने जब इकट्ठा कर लिया सब कुछ, हाथी, घोड़ा, औजार, सब कुछ, तो दूसरे पे चढ़ाई कर दी, दूसरे जनपद पे चढ़ाई कर दी, दूसरे को जीत लिया, फिर उनकी पावर बढ़ गई, फिर तीसरे को जीत लिया, फिर उनकी पावर बढ़ गई, चौथे को जीत लिया। तो इससे धीरे धीरे करके जनपद से ही क्या बना, महाजनपद। जनपद से क्या बना, महाजनपद, ठीक है। जनपद, फिर जनपद, फिर महाजनपद। जनपद आज बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को जनपद बोलते हैं। तो ऐसे ही आयरन के इस्तेमाल की वजह से आयरन को वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। आज के बाद आयरन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री को, मानव सभ्यता को आगे ले जाने में, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे दिया लोगों को आर्मी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, आर्मी बनाने के लिए। इस तरह हुआ तो क्या हुआ, 16 महाजनपद, ऐसे 16 महाजनपद पूरे भारत में, जो हमारा पूरा भारत है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कुछ, सब भारत ही था पहले। तो ऐसे ही पूरा एरिया को देखा जाए तो वो 16 हिस्सों में बटा था, 16 देशों में बटा था। इतना बड़ा बड़ा महाजनपद था ये, इस 16 हिस्सों में बटा था। अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई, जाहिर सी बात, महाजनपद आपस में लड़ते थे। कुछ लोग वो भी था, बहुत ही अच्छे भी थे, शांतिपूर्वक वाले भी थे काफी। तो अगोत्तर निकाय और भगवती सूत्रा, अगोत्तर निकाय किसका, बुद्धिज्म की बुक है, और भगवती सूत्रा जैनिज्म की बुक है। इन दोनों ने बताया कि कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। इन दोनों ने बताया कि 16 महाजनपद है।
लेकिन पुराण बताता है कि 22 महाजनपद है। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सी बुक बताती है कि 22 महाजनपद थे, तो 22 महाजनपद पुराण ने बताया। अब इसमें विक्टोरियस कौन था? अब 16 महाजनपद में लड़ाई हो रही थी, कौन जीता? मगध जीता। तो मगध में कौन कौन थे? कौन 3 डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यंक, शिशुनाग और नंद। हर्यंक, शिशुनाग और नंद। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक बनाएंगे, हसीना HASINA, हर्यंक, शिशुनाग और नंद। ये जो ट्रिक है ना, ये इसका मेन इसका पार्ट है, हसीना माशूका सच। तो ये अगर याद रहेगा तो अभी सब हो जाएगा। अभी आगे भी हम लोग चलेंगे, बताते चलेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन है। उसके बाद तो इसमें हर्यंक, शिशुनाग और नंद यहीं पे थे। बिंबिसार, ठीक है। फिर A से अजातशत्रु और U से उदयन। बिंबिसार वही थे जिनके कोर्ट में आजीविका रहते थे, और इन्होंने बुद्धा को भेजा था, आजीविका को भेजा था, उनके एक पर्सनल फिजिशियन भेजा था ताकि बुद्धा का ख्याल रखा जा सके, ठीक है, बुद्धा का ख्याल रखा जा सके। तो बिंबिसार, ये भी सवाल आता कि बिंबिसार किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे? तो बुद्धा के समकालीन थे। अब वहां से यहाँ पे 6ठे नंबर पे है। तो अब जाहिर सी बात है महावीर और बुद्धा काफी समय तक समकालीन भी थे, ठीक है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। ये महावीर का मेन बिहार का क्षेत्र था, इनका मेन यूपी वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो बोला जा सकता है कि जैनिज्म का जो जन्म हुआ बिहार में हुआ, बुद्धिज्म का जन्म यूपी में हुआ। महावीर, ठीक है, आर्यन का अटैक हुआ था इसके समय में। डेरियस राजा जो था उसने अटैक किया था महावीरा के समय में, ठीक। फिर बुद्धा, ठीक है। और महावीरा बुद्धा दोनों का जो रिलेशन था वो महाजनपद से था, महाजनपद का था। जैसे कि बुद्धा का ये था कि कोलिया रिपब्लिक था, उससे इनका संबंध था, और इनका संबंध था वज्जी वैशाली वाला, ठीक है। फिर नंद वंश, हमें बताया कि यहाँ पे हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश आखिरी था। ये तो इन बिटवीन चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी। तो हर्यंक, शिशुनाग, नंद के बाद यहाँ पे नंद वंश जब आया, तो नंद वंश जब था यहाँ पे धनानंद रूलर के समय में महापद्मानंद ने तो इसकी स्थापना की थी नंद वंश की, लेकिन धनानंद के समय में सिकंदर ने अटैक किया, लेकिन सिकंदर ने धनानंद से लड़ाई नहीं करी है। ये मत सोचना कि धनानंद से लड़ाई की है। सिकंदर ने लड़ाई करी किससे? राजा पोरस से, जिसकी स्टोरी बहुत फेमस है। सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई होती है, पोरस हार जाते हैं, लेकिन सिकंदर उनको ह्यूमिलिएट नहीं करता है, बल्कि उनकी इज्जत, शान और इज्जत बढ़ाता है और उनको अपने साथ रख लेता है। ये लड़ाई को क्या बोलते हैं? बैटल हैब्डीज का युद्ध। उसको झेलम को ग्रीक हैब्डीज बोलते हैं, हम लोग झेलम बोलते थे। और झेलम का एक प्राचीन इतिहास में भी नाम है, जिसका नाम है वितस्ता, ठीक है। तो ये पूरा होता है कि सिकंदर जो है अटैक करते हैं, नंद डायनेस्टी का समय होता है, और धनानंद इसके रूलर होते हैं, लेकिन लड़ाई करता है पोरस से। अब इसके बाद अब याद करो कि धनानंद को कौन हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं धनानंद को। किसके वजह से? कौटिल्य की वजह से हराते हैं। और किसका निर्माण होता है? मौर्य वंश का निर्माण होता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि CBA, पहले रूलर कौन होंगे, पहले शासक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे बिंबिसार अलग है, बिंबिसार हर्यक वंश के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोका, ठीक है, मतलब अशोका के दादा होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे चलते हैं, पोस्ट मौर्य, उत्तर मौर्य काल, ठीक। तो MA से था, यहाँ पे मौर्य था, MA, ठीक है, MA से मौर्य था। और इसके बाद SH से शुंगा था, SH से शुंगा था। और KA से कानवा था। यहाँ पे देखो हसीना मशूक सच। SA से हमारा सातवाहना था, गौतम पुत्र सातकर्णी वाला सातवाहन, ठीक है। और चेदी, CS से चेदी था, ठीक है। तो फिर से रिव्यू करते हैं, हसीना मशूक का सच, ठीक है। तो HASINA, हसीना मतलब हर्यंक, शिशुनाग और नंद हो गया। MA मतलब मौर्य, MA का मतलब मौर्य, SH का मतलब है शुंगा,
ठीक है। एस एच का मतलब है शुंगा, के फॉर कण्वा, ठीक है। और एस ए का मतलब यहाँ पे है सातवाहना, और सी एच का मतलब है चेदी, चेदी। हर्यंग शिशुनाग नंद, हर्यंग शिशुनाग नंद मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य में कौन कौन था? शुंगा, शुंगा, कण्वा, सातवाहना एंड चेदी, ठीक है। शुंगा, कण्वा, सातवाहना एंड चेदी, इससे बेटर कोई ट्रिक है तो उससे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद होने से मतलब है, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा वाला शुंगा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा वाला शुंगा डायनेस्टी है। कण्वा डायनेस्टी, उसका सातवाहना, सातवाहना का गौतमपुत्र सातकर्णी, जिसको एकराट की भी उपाधि मिली है। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ वर्णा सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक जिसको बोलते हैं। और चेदी वंश, चेदी वंश में कौन था मोस्ट इंपोर्टेंट? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसने लिखा? खरवेला ने। खरवेला चेदी वंश का था, खरवेला चेदी वंश का था, खरवेला। उसके बाद आगे जाते हैं, तो अब विदेशी आक्रमण यहाँ पे आया, विदेशी आक्रमण। तो इंडो ग्रीक, ठीक है, पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। अगर सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया, तो इंडो ग्रीक ने किया। फिर शाका, शाका, तो याद करो शाकाओं को हराने वाला कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। शाकाओं को हराने वाला कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। कौन कब हराएगा? अभी गुप्ता एम्पायर पीछे आएगा ना आगे, वो हराएंगे शाकाओं को, ठीक है। गुप्ता एम्पायर में एक रूलर था चंद्रगुप्त सेकंड, उसको भी ट्रिक बनाया है, ठीक है। शाकाओं को, उसका शाकाओं का सबसे फेमस रूलर कौन था? सबसे फेमस शासक वो रुद्रदामन, रुद्रदामन। फिर पहलावा, पार्थियन बोलते हैं, पी फॉर पहलावा या पार्थियन, आई स्पीक, ठीक है। तो इसको जोड़ लेना, हसीना माशूका सच आई स्पीक, ठीक। इंडो ग्रीक साका, रुद्रदामन, फिर पहलावा पार्थियन, फिर केफा कनिष्का, कनिष्का का टाइम आ गया। तो अगर चार राजा दे दिया जाए, अशोका दे दो, बिंबिसार दे दो, कनिष्का दे दो, गौतमपुत्र सातकर्णी दे दो, तो अगर ये सीक्वेंस समझ नहीं आया ना तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो फिर लगाने में दिक्कत होगी। कनिष्का के समय बहुत कुछ हुआ, और कनिष्का के समकालीन कौन था? ये देखो, कनिष्का के समकालीन संगम था, संगम युग, संगम युग, चोला चेला पांड्या, चेरा चोला पांड्या, ठीक है। ये समकालीन थे कनिष्का के, लेकिन कहाँ पे? दक्षिण में थे। भारत तो बहुत बड़ा है ना, तो सिर्फ एक जगह चीजें नहीं घटित हो रही, अलग अलग जगहों पे हो रही घटित। इसके बाद आ गया गुप्ता पीरियड, इसके बाद गुप्ता पीरियड। और ये जो बीसी और एडी है ना, बीसी मतलब क्राइस्ट से पहले, जीरो टाइम जब होगा ना, उसके बाद जब शुरू होगा तो आफ्टर डेथ शुरू होगा। तो 1 सेंचुरी एडी मतलब 0 के बाद शुरू होगा, मतलब ये अब टाइम शुरू हो रहा है सीधा प्लेटफॉर्म पे, मतलब 1 2 3 4, उससे पहले वो घटता हुआ दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे ये घट रहा है, अभी घट रहा है टाइम, जब 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके 0 होता है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ शुरू होगा 1 से, 1 2 3 4 सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ऐसे शुरू होगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इंडो ग्रीक आए, फिर शाका आए, फिर पहलावा आए, फिर कनिष्का आए। कनिष्का के समय में बहुत कुछ हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सॉरी महायाना बुद्धिज्म के थे, और बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, महायाना एंड हीनयाना में, महायाना एंड हीनयाना में। कनिष्का के टाइम में, कनिष्का के टाइम में स्वर्ण मुद्राएं शुरू होती हैं बहुत बड़े स्तर पे। कनिष्का के टाइम में ही शक संवत शुरू होता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गोल्ड या स्वर्ण मुद्राएं किसने शुरू की, तो इंडो ग्रीक ने शुरू की थी। इसके बाद गुप्ता पीरियड शुरू हो जाएगा, इसके बाद गुप्ता शुरू हो जाएगा। गुप्ता पीरियड में हमने जो रूलर होते हैं, सीएस, हमने ट्रिक बनाएंगे, सीएस चंद्रा कुमार सेकंड, सीएस चंद्रा कुमार सेकंड। तो सी फॉर चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी फॉर चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का मेन अचीवमेंट क्या था? रजत सिक्के चलाने वाला पहला बंदा ये था, ठीक है। एस फॉर सी एस, एस का मतलब क्या होता है? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, समुद्रगुप्त। फिर चंद्रा मतलब चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, इसको क्या बोलते हैं? सकारी, इसका टाइटल है सकारी। फिर कुमार, कुमार मतलब कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट, पहले फर्स्ट ही आएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट, यही फेमस ही है। एक और कुमारगुप्त सेकंड और थर्ड भी है, लेकिन वो फेमस नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नालंदा महाविहार बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी इन्होंने। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। फिर सेकंड का मतलब है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त भितरी अभिलेख वाले, स्कंदगुप्त भितरी अभिलेख वाले, स्कंदगुप्त भितरी अभिलेख वाले।
अब गुप्त पीरियड हो गया, अब उत्तर गुप्त काल। अब उत्तर गुप्त काल में हर्षवर्धन आएंगे। हर्षवर्धन कब आएंगे? उत्तर गुप्त काल में आएंगे। उत्तर गुप्त काल में आएंगे। इनके वंश का नाम होता है पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक है, हर्षवर्धन के नाम से ही वर्धन वंश है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। अब इनके समकालीन थे चालुक्य, पटापी एंड पल्लवा ऑफ कांची। चालुक्य, पटापी एंड पल्लवा ऑफ कांची। तो उम्मीद है कि अब ये याद रहेगा, अगर नहीं याद हुआ तो फिर से पढ़ाएंगे।